उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला था और मन में डर भरा हुआ था, खासकर इसीलिए क्योंकि एम हैमिल ने कहा था कि आज वे हमें पार्टिसिपल यानी क्रिया विशेषण पर सवाल पूछेंगे और मुझे उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं आता था। एक पल के लिए तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना भाग जाऊं और पूरा दिन बाहर ही बिता दूं। मौसम कितना सुहावना था, धूप खिली हुई थी, गर्मी प्यारी लग रही थी। जंगल के किनारे चिड़ियां चहचहा रही थी और आरा मिल के पीछे खुले मैदान में प्रशियाई सैनिक अभ्यास कर रहे थे। ये सब कुछ पार्टिसिपल के नियम से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और तेजी से स्कूल की ओर बढ़ गया। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो देखा कि सूचना पट के सामने भीड़ लगी हुई है। पिछले 2 सालों में हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आई थीं। हारी हुई लड़ाइयाँ, जबरन भर्ती, कमांडिंग अफसर के आदेश। मैं बिना रुके अपने मन में सोचता गया, अब क्या नई मुसीबत आ गई। मैं जितनी तेजी से जा सकता था जा रहा था कि तभी वहां खड़े लोहार वाख्तर ने अपने शागिर्द के साथ सूचना पढ़ते हुए मुझे आवाज दी। इतनी जल्दी मत भागो बच्चे, स्कूल पहुंचने में अभी बहुत समय है। मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं हांफता हुआ एम हैमिल के छोटे से बाग तक पहुंचा। आमतौर पर स्कूल शुरू होते समय बहुत शोर शराबा होता था। बेंचों के खुलने बंद होने की आवाज़, सबका एक साथ ऊंची आवाज़ में पाठ दोहराना, कानों पर हाथ रखकर पढ़ना और मास्टर की भारी लोहे की छड़ी की मेज़ पर पड़ती थाप। लेकिन उस दिन सब कुछ बिल्कुल शांत था, जैसे रविवार की सुबह। खिड़की से झाँक कर देखा तो सभी बच्चे अपनी जगह बैठे थे और एम हैमिल अपनी भयानक लोहे की छड़ी बाह में दबाए टहल रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलकर सबके सामने अंदर जाना पड़ा। सोच सकते हो मैं कितना शर्मा रहा था और कितना डर गया था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल ने मुझे देखकर बड़े प्यार से कहा, जल्दी अपनी जगह बैठ जाओ छोटे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं फुर्ती से बेंच लांग कर अपनी जगह बैठ गया। डर थोड़ा कम हुआ तो मैंने देखा कि आज मास्टर ने हरा सुंदर कोट, झालरदार कमीज और कढ़ाई वाली काली रेशमी टोपी पहन रखी थी, जो वे सिर्फ निरीक्षण या पुरस्कार के दिन पहनते थे। पूरे स्कूल का माहौल कुछ अजीब और गंभीर सा लग रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब मैंने देखा कि पीछे की खाली रहने वाली बेंचों पर गांव के लोग बैठे थे। बूढ़े हाउजर अपनी तिकोनी टोपी के साथ, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और कई दूसरे लोग। सबके चेहरे उदास थे। हाउजर के घुटनों पर एक पुरानी प्राइमर खुली हुई थी और उस पर उनका बड़ा चश्मा रखा था। तभी एम हैमिल कुर्सी पर चढ़े और उसी शांत गंभीर आवाज़ में बोले, मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। बर्लिन से आदेश आया है कि अब आल्सास और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। नया मास्टर कल आएगा। आज तुम्हारी आखिरी फ्रेंच की कक्षा है, ध्यान से सुनना। ये शब्द मेरे लिए बिजली की तरह गिरे। तो यही था जो टाउन हॉल पर चिपकाया गया था। मेरी आखिरी फ्रेंच की कक्षा। मुझे तो ढंग से लिखना भी नहीं आता था। अब कभी सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। ओ, मुझे कितना पछतावा हुआ कि मैंने अपने सबक नहीं सीखे, पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार नदी पर फिसलने में समय गंवाया। जिन किताबों को मैं बोझ समझता था, वही अब मेरे पुराने दोस्त लगने लगे थे। और एम हैमिल, ये सोचकर कि वे जा रहे हैं और मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, मैं उनकी छड़ी और उनकी सख्ती सब भूल गया। अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने आज अपने सबसे अच्छे कपड़े क्यों पहने थे और गांव के बूढ़े लोग पीछे क्यों बैठे थे। ये सब सम्मान और पछतावे का प्रतीक था, अपनी भाषा और अपने देश के लिए। जब मैं ये सब सोच ही रहा था, मेरा नाम पुकारा गया। मेरी बारी थी। काश मैं पार्टिसिपल का वो नियम बिना गलती के सुना पाता, लेकिन पहले ही शब्द में अटक गया। मैं अपनी बेंच पकड़े खड़ा रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंख उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी एम हैमिल बोले, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रांस, तुम्हें खुद ही बहुत बुरा लग रहा होगा। हम सब यही सोचते रहे, कल सीख लेंगे, और देखो आज कहाँ पहुंचे हैं। यही आल्सास की सबसे बड़ी भूल है। फिर उन्होंने हमारी भाषा की सुंदरता के बारे में बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे साफ और तार्किक भाषा है और जब तक लोग अपनी भाषा थामे रहते हैं तब तक वे गुलाम नहीं होते। उस दिन मैंने जितना ध्यान से सुना उतना कभी नहीं सुना था। सब कुछ इतना आसान लग रहा था। लिखने के अभ्यास में कापियों पर लिखा था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, मानो छोटे छोटे झंडे कक्षा में लहरा रहे हों। कक्षा में इतनी खामोशी की कि बस कलम की खुरच खुरच सुनाई देती थी। तभी छत से कबूतरों की गुटरगू सुनाई दी और मेरे मन में ख्याल आया, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गवाएंगे? आखिर में चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। उसी समय प्रशियाई सैनिकों की तुरही गूंजी।
एम हैमल खड़े हुए, पीले पड़ गए थे, लेकिन पहले से ज्यादा ऊंचे लग रहे थे। मेरे मित्रों, वे आगे नहीं बोल पाए। उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वीव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। फिर बिना कुछ कहे हाथ से इशारा किया, स्कूल की छुट्टी, तुम जा सकते हो।